कुछ साल पहले मैं एक बहुत ही प्यारे पड़ोसियों के साथ वाले घर में रहता था। वो छुट्टियां बिताने बाहर जाना चाहते थे, इसलिए एक दिन उन्होंने मुझसे कुछ दिन के लिए उनके घर पर रहने को कहा। वो बस एक हफ्ते की बात थी और उन्होंने इस काम के लिए मुझे पैसे देने की बात भी कही, इसलिए मैंने हाँ कही। पहली 3 रातें ठीक से गुजर गई। चौथी रात को मैंने KFC से खाना मंगवाया और मैं लिविंग रूम में बैठकर फुटबॉल का मैच देख रहा था। तभी मेरी गाड़ी का अलार्म बजा। मैंने अपनी गाड़ी ड्राइववे पर पार्क की थी, इसलिए मुझे सायरन की आवाज बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दी। मैं फौरन ये सोचते हुए भागा कि शायद कोई मेरी गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा है। मैं घर से बाहर आया, लेकिन सड़कें खाली थी, सभी घर शांत थे। मैंने 2 बार अपनी गाड़ी का लॉक लगाया और गाड़ी की टेल लाइट झिलमिला उठी। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी, आज रात मैं चैन की नींद कैसे सो पाऊंगा। लेकिन जब 2 घंटे बीत गए और कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोफे पर ही सोने का फैसला किया। मैंने बिना टीवी को बंद किए सिर्फ उसकी आवाज बंद करके उसे चालू ही छोड़ दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अंधेरे में सोने से डर लग रहा था। आधा घंटा हो गया और मेरी आंख अभी लगी थी कि वो आवाज कैसी थी। मैंने अपनी थकी हुई आंखों को मसला और धीरे से अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। कुछ सेकंड्स तक तो कोई आवाज नहीं हुई और फिर मैंने घर के आंगन में किसी के पैरों की आवाज सुनी। ये किसकी आवाज थी? क्या ये कोई गाड़ी चोरी करने वाला है? मैं मुख्य द्वार पर नजर गड़ाए इंतजार करता रहा कि शायद कोई दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तभी मेरी नजरें दरवाजे से हटकर साथ में बनी खिड़की पर गई और मैं डर के मारे हक्का बक्का रह गया। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। क्या वो पूरा वक्त यहाँ खड़ी हुई थी, मुझे सोते हुए देख रही थी? उसका चेहरा देखकर मैं कांप गया, लेकिन अचानक वो हिलने लगी और उसके बाद गायब हो गई। वो जो भी थी किसी औरत के जैसी लग रही थी, लेकिन वो चली कहाँ गई? मैं दबे हुए पांव से दरवाजे के पास जाने लगा। मेरे हाथ में एक भारी फूलदान था। उस वक्त मुझे सिर्फ वही दिखाई दिया। मैंने दरवाजे पर बने छेद से बाहर झांक कर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मैंने वो पूरी रात जाग कर निकाल दी। अगले दिन मैंने उस बुजुर्ग जोड़े को फोन करके सब कुछ बता दिया। उन्होंने फौरन एक बिजली वाले को भेजा और घर के दरवाजे पर कैमरा लगवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो औरत दोबारा वापस आए तो मैं पुलिस को फोन कर दूं। इसलिए 5वें दिन की रात को मैंने जल्दी खाना खा लिया। उसके बाद सभी लाइट्स बंद कर दी और मैंने इंतजार किया। मैंने घंटों तक इंतजार किया। शायद मैं कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया था जब मैंने घर के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। मैं किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह रेंगते हुए दरवाजे के पास जाने लगा। मैंने स्क्रीन चालू की और वो मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कई घाव थे। उसकी नाक और होंठ पर कट थे। उसका बायां गाल सूजा हुआ था। उसके देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेघर और परेशान है। उसके हाथ भी सूजे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अक्सर लड़ाई में पड़ जाती होगी। उसने अपने हाथ में बहुत सारी चाबियां पकड़ी हुई थी। वो एक कीचेन से जुड़ी हुई थी जो एक खिलौने की बंदूक थी, ठीक वैसे ही जो मुझे आज सुबह घर के आंगन में गिरी हुई दिखी। ये भगवान, इसका मतलब है कि औरत कई दिनों से इस घर पर नजर रखे हुई थी। 1 मिनट, क्या उस बुजुर्ग जोड़े को इस बारे में पता है? जब उन्होंने एक ही बारी में दरवाजे पर कैमरा लगाने के लिए कहा तो मुझे अजीब तो लगा। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे, इसलिए मैंने बात करना शुरू किया। एक्सक्यूज मी। मेरी आवाज सुनते ही वो रुक गई और फिर अपना चेहरा कैमरे के बिल्कुल करीब ले आई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि काफी देर से उसकी सभी हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो वो गुस्से से आंख बबूला हो गई और उसने दरवाजे पर अपना हाथ और पैर से मारना शुरू कर दिया। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। क्या तुम पागल हो? रुक जाओ अभी के अभी, वरना मैं 911 पर फोन कर दूंगा। वो रुक गई। उसने कुछ कदम पीछे लिए और फिर आंगन में बैठ गई। अपनी फटी हुई जैकेट से उसने कुछ निकाला। वो गटर का चूहा था। मैं कभी इतनी गंदी चीज को छू नहीं सकता, लेकिन उस औरत ने चूहे को कस के पकड़ा और फिर अपने बालों के अंदर से एक कांच का टुकड़ा निकाला। उसने उस चूहे को आंगन पर रखा और फिर बड़ी बेरहमी से उसे मारने लगी। वो चिल्ला भी रही थी और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रही थी। बार बार वो कांच के टुकड़े से उस चूहे पर वार करती जब तक कि उसका भरता नहीं बन गया, और फिर वो उसके मांस के टुकड़े घर के आंगन में हर जगह फेंकने लगी। ऐसा करते हुए वो कुछ बड़बड़ा रही थी। वो काला जादू कर रही थी, लेकिन क्यों? उसने आखिर इस घर को क्यों चुना? अगले 10 मिनट में पुलिस आ गई। उन्होंने उस औरत को घर के पीछे वाले हिस्से से गिरफ्तार कर लिया। मांस फैलाने की प्रक्रिया के बाद वो घर के पीछे वाले हिस्से में गड्ढा खोद रही। पुलिस को उस गड्ढे में पेट्रोल से भरे कैन और लाइटर मिला। इससे ये तो पता चल चुका था कि वो पहले भी घर के पीछे वाले हिस्से में आ चुकी है और उसने जरूरत की चीजें छिपाई हैं। उसका प्लान ये था कि वो घर को आग लगा देगी। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया। उस औरत ने पुलिस से एक शब्द भी नहीं कहा। ये साफ था कि किसी चीज ने उसे पागलपन की तरफ धकेल दिया था। बुजुर्ग जोड़ा अगले ही दिन वापस आ गया और उन्होंने इस सारी परेशानी के लिए मुझसे माफी मांगी। मुझे 2 गुना पैसे देने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो इस घर को बेच देंगे और ये पड़ोस छोड़कर चले जाएंगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे काफी शक होने लगा। उस जोड़े के वहां से जाने के कई महीनों बाद मैं अपने एक पड़ोसी की 12 साल की बेटी के जन्मदिन पर गया और वहां मैंने एक अफवाह सुनी। वो औरत जो उस रात बुजुर्ग जोड़े की घर आई थी, वो उन दोनों के साथ एक ही ऑफिस में काम किया करती थी। वो किसी तरह उसके पति को पसंद करने लगी, लेकिन वो आदमी अपनी पत्नी के प्रति वफादार था। उस आदमी से अस्वीकार कर दिए जाने के बाद वो पागल औरत उस जोड़े का पीछा करने लगी और उसने उनका जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन क्योंकि वो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही थी, इसलिए वो उसकी शिकायत पुलिस से भी नहीं कर पाई।
उस पागल औरत ने आदमी पर काला जादू और जादू टोना करने की भी कोशिश की ताकि वो अपनी पत्नी के प्यार को छोड़ दे। जब उसे पता चला कि वो जोड़ा घर से बाहर गया हुआ है तो प्रतिशोध लेकर वापस आई, लेकिन क्योंकि मैं उनके घर पर रह रहा था, घर की रखवाली कर रहा था, इसलिए उसके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई। उस रात जब उसने चूहे को मारकर उसका मांस इधर उधर फेंका तो उसके जादू टोने का ही हिस्सा था ताकि वो मुझे जान से मार सके और उसे उस घर में आसानी से आने का मौका मिल जाए। मैं बात जानकर खुश हूँ कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी जो आपने कहानी सुनी वो इस फुटेज पर आधारित है। किसी को अपने घर के आंगन में कुछ आवाजें आती हुई सुनी। उन्होंने कैमरे में देखा और उन्होंने देखा कि एक औरत उनके बाहर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव थे और वो एक गन की शेप वाली चाबी से उनके घर के दरवाजे को बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी। जाहिर सी बात है कि उसने ड्रग्स ले रखे थे। उसने जब भी दरवाजा खोलने की कोशिश की वो नाकामयाब रहे। ये सब देखकर घर के मालिकों ने पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कौन थी और कहाँ है और उसके चेहरे पर इतने घाव क्यों थे और वो क्या करना चाहती थी। क्या आपको कभी अपने घर में घूमते हुए अजीब एहसास हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि आप घर में अकेले हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगा हो कि कोई आपके साथ है? करीब 1 घंटे पहले मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी मॉम एक हफ्ते से क्रूज पर गई हुई थी, इसलिए मैं उनके घर की रखवाली कर रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर आज रात के करीब 1 बजे मैं एक अलग तरह की आवाज सुनकर उठा। वो आवाज पहले तो धीरे आ रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली आवाज तेज हो गई। मैं अपने सोफे से उठा और मैंने सबसे पहले जाकर टीवी को बंद किया। एक बार जब वो भयानक आवाज बंद हुई तो मैंने ठीक से सोचना शुरू किया। जैसे ही मैंने सोफे की तरफ देखा मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे याद नहीं कि मैं सोफे पर कब सोया था, यहां तक कि मैं कसम खाकर कह सकता था कि मैं अपने बिस्तर पर ही सोया था। खुद को और जगाने के लिए मैंने लिविंग रूम में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मेरे घर में 2 सोफे हैं, एक जो खिड़की के पास लगा हुआ है और दूसरा जो टीवी के सामने लगा हुआ है। खिड़की के पास वाले सोफे पर मैंने एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ देखा। मैं पास गया और मैंने उसे खोला। अंतर का पता लगाओ, उस कागज पर लिखा हुआ था। मैं मुस्कुराया। मैं पूरी तरह से भूल चुका था कि ये मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। मैंने आवाज लगाई, ठीक है तो मैं खेल शुरू कर रहा हूँ। लिविंग रूम में मैंने कागज का टुकड़ा नीचे रखा और कमरा छानने लगा। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि मेरा कंप्यूटर हटाकर उसे टीवी के सामने वाले सोफे पर रखा हुआ था। दूसरा अंतर यह था कि मेरी दादी की एक पोर्सिलेन डॉल को दीवार पर लगे शेल्फ से हटाकर वहां रखा हुआ था जहां मेरा कंप्यूटर पहले था। मेरी नजरें उस डॉल की आंखों की तरफ गई जो अंधेरे में चमक रही थी। पहले तो मैं उस डॉल को देखकर काफी डर गया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वो डॉल्स लगती ही डरावनी है, लेकिन मैं वैसे ही खुद की चिंता करते हुए डर रहा था, जबकि डरने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तीसरा अंतर मुझे तब पता चला जब मेरे हाथ मेरे शॉर्ट्स तक गए। जब भी मैं सोता हुआ तो मैं हमेशा अपना फोन अपनी जेब में रखकर ही सोता हूँ, लेकिन वो मेरी जेब में नहीं था। मैं पूरे कमरे में उसे ढूंढता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। ठीक है अब मजाक खत्म हुआ बेब, मैंने चिल्लाकर कहा। मैं जवाब मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जाहिर है वो मुझे नहीं मिला। कुछ सेकंड्स की शांति के बाद मेरी मॉम के बेडरूम में बने बाथरूम से शावर चलने की आवाज आई। ठीक है तो मैंने तुम्हारे आगे हार मान ली, क्या मिल लिया? अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड ने जवाब नहीं दिया। मैं बाथरूम तक गया। वहां अपने बाथरूम के छोटे से हिस्से को धुंध से भर दिया था। मुझे बाथटब में किसी के बैठे होने की परछाई दिखाई दे रही थी। बेब, अगर तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें शावर में कंपनी दे दूं तो ये बात तुम मुझे कह सकती थी। एक बेकार सी गेम को सुलझाने का वक्त क्यों बर्बाद किया? लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें खेलना पसंद है। आखिरकार उसने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज काफी भारी सुनाई दे रही थी। मुझे वो खेल और भी ज्यादा पसंद है जो बड़े लड़के और लड़कियां खेलते हैं। मैंने अपनी शर्ट उतारना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि काफी देर हो चुकी थी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अच्छे मूड में लग रही थी और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हारी मॉम को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? कम ऑन, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पहली बार कर रहे हैं। मैंने अपनी बाकी के कपड़े उतारे और शावर एरिया का पर्दा हटाया। वो नजारा देखकर मैं सहम गया। कैमिलिया टब में लेटी हुई थी। उसकी आंखें सीलिंग की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा ऐसा लाल था जैसे उसके बदन का सारा खून उसके गालों पर आ गया हो। उसका मुंह खुला हुआ था जैसे उसने हाल ही में अपनी आखिरी सांस ली हो। वो जा चुकी थी काफी वक्त पहले इस दुनिया से। मैं बाथरूम के फर्श पर गिर गया और मैंने किसी के हंसने की आवाज सुनी। तो क्या तुम खेलते खेलते थक गए जैक? और तभी मैंने देखा कि मेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड के कंधे पर सेलफोन टिका हुआ था। वो स्पीकर पर था, इसलिए उसकी आवाज अजीब लग रही थी। क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा है? वेल, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
तुम तो जानते ही हो कितना जोर से चिल्लाते हैं। क्या बकवास है? कौन हो तुम? मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। ओ बस भी करो, मैं तंग आ गया हूँ यही बात हर बार सुन सुनकर। पुलिस कभी भी समय पर नहीं आती। अब ठीक वैसे ही करो जैसा कि मैं कहता हूँ, वरना तुम सारी जिंदगी इस तरह जेल में सड़ोगे। जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि मेरी गर्लफ्रेंड की मौत का सबसे पहला शक मुझ पर जाएगा, मैं घबरा गया। मैं उठा और मैंने सेल फोन हाथ में पकड़ लिया। क्या चाहिए तुम्हें? वापस सोफे पर आओ और चुपचाप सो जाओ। क्या? ये आदमी बिल्कुल पागल है। ये जानते हुए भी कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी मॉम के बाथरूम में मरी हुई है, ये चाहता है कि मैं जाकर सो जाऊं। लेकिन फिर भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं लिविंग रूम में वापस आ गया। मैंने लिविंग रूम के चारों ओर देखा। मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था कि कोई मुझे जरूर देख रहा है। जैसे ही मैं सोफे पर जाकर बैठा, मैंने पीछे से किसी के पैरों की आवाज अपनी तरफ आते हुए महसूस की। लेकिन इससे पहले कि मैं पीछे बढ़कर देख पाता, किसी ने मेरे मुंह पर एक रुमाल रख दिया। एक तेज बदबू मेरी नाक में घुसी और मैं सो गया। जब मैं उठा तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मेरी मॉम मेरे साथ बैठी हुई थी। मुझे आंखें खोलते हुए देखकर उन्होंने आवाज लगाई, डॉक्टर वो जा क्या? नर्स ने मुझे बिस्तर पर उठकर बैठने में मदद की। मॉम, क्या मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? आओ जैक, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मेरी मॉम ने रोते रोते मुझे सब कुछ बताया। घर की रखवाली के आखिरी दिन एक आदमी हुडी पहनकर पीछे के दरवाजे से हमारे घर में घुसा। मेरी मॉम घर के अंदर टीवी के ऊपर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा कर गई थी, जिससे वो अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वो आदमी घर के अंदर घुसा तो उसने मेरी गर्लफ्रेंड को बाथरूम पहनकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा। इससे पहले कि वो चिल्ला पाती, उस आदमी ने उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दिया। फिर वो उसकी लाश को बाथरूम तक लेकर गया। ये सब तब हुआ जब मैं सोफे पर सो रहा था और मुझे एक भी आवाज नहीं आई। फिर उस आदमी ने मुझे लिविंग रूम तक आने के लिए मजबूर किया और रुमाल पर जहरीला केमिकल लगाकर मुझे बेहोश कर दिया। इस वजह से मैं अपने होश खो बैठा था। उसके बाद उसने 10 मिनट तक रिलैक्स किया। कैमरा में दिखाई दिया कि कैसे वो फ्रिज से आइसक्रीम का टब लेकर आया और उसी सोफे पर जहां मैं बेहोश पड़ा था बैठकर उसने आइसक्रीम खाई। घर में रखे सारे पैसे, ज्वेलरी और बाकी सभी कीमती चीजें चोरी हो चुकी थी और ऐसे ही बड़े आराम से वो घर से बाहर भी निकल गया। मुझे नहीं लगता कि मैं आज के बाद कभी भी इतनी आराम से सो पाऊंगा। वो आदमी देखने में बिल्कुल अनजान लग रहा था, लेकिन जिस तरह उसे घर का चप्पा चप्पा पता था, उससे मैं डर गया। पुलिस का मानना है कि वो शायद काफी समय से ये चोरी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कैमिलिया का उन अचानक सामने आ जाना उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। लेकिन मुझे आज भी ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे उसने मेरी गर्लफ्रेंड को जान से मारा। ये ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये काम पहली बार ना किया हो। मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और पैसे कमाने के आसान साधन मुझे बेहद पसंद है। मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपने घर आया था और उस दौरान छोटा मोटा काम ढूंढ रहा था। एक दिन क्रेगलिस्ट पर स्क्रॉल करते हुए मेरा ध्यान एक ऐड पर गया। वो विज्ञापन एक हाउसकीपर की जरूरत के लिए था। उस पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस इतना कि हर शनिवार रविवार किसी की जरूरत है और पैसे भी ठीक ठाक थे। सबसे नीचे एक फोन नंबर दिया हुआ था। एक बूढ़ी औरत ने फोन उठाया और मुझे अगले दिन अपने पास आने को कहा। इसका पता उसने मुझे बता दिया था। वो एक पुराने लकड़ी के घर में रहती थी। वो औरत मुझे घर के अंदर ले गई। उसने मुझे अपना घर दिखाया। उसने घर में बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। उन किताबों को देखकर मुझे अजीब लगा, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि क्या। ये सब मेरी पौधों की किताबें। मेरा बगीचा ही एक ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा व्यस्त रखता है। एक लंबे अंधेरे से भरे हॉलवे पार करने के बाद हम घर के पीछे वाले हिस्से में गए। ये मेरा बगीचा है, मेरी जिंदगी भर की कमाई है ना खूबसूरत? मैंने हाँ कहते हुए सर हिलाया। वो बहुत सुंदर था। एक बगीचा जो बड़े बड़े लाल फूलों से भरा हुआ था। उनके बारे में सबसे अलग बात यह थी कि उनका तना काले रंग का था। अक्सर हर पौधे का तना हरे रंग का होता है, लेकिन ये काले रंग का था। मैंने वापस उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब आपने किया है? हाँ, और इस खूबसूरती को कमाए रखने के लिए काफी मेहनत लगती है। आओ अंदर चलते हैं, मैं और बताती हूँ तुम्हें। जब वो मुझे अंदर ले गई तो मैं उसकी बातें ध्यान से सुनने लगा। हम किचन में जाकर बैठे। उसने मुझे कॉफी पिलाई। मुझे आमतौर पर अपने पौधों की देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दुर्भाग्य से हाल ही में मेरे भाई का देहांत हो गया। मुझे उसके अंतिम संस्कार पर जाने के लिए निकलना है और मैं चाहती हूँ कि पीछे से कोई मेरे घर का ख्याल रखे। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। मिसेस डोनावन ने मुझे सब कुछ बताया कि वो मुझसे किन किन कामों की उम्मीद कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक बार काम खत्म होने के बाद मैं जो चाहूँ वो कर सकूं। मैं काम पर लग गया। मैंने पौधों को पानी दिया। मिसेस डोनावन की आगे अनुसार उन पर दवाई भी छिड़क दी। 2 घंटे में ही मेरा काम खत्म हो गया था।
मैं फिर भी बगीचे में ही बैठा रहा और उन गुलाब के फूलों को निहारता रहा। मैं एक बड़े से लाल गुलाब के पास गया और मैंने उसे सूंघा। उसकी खुशबू ठीक वैसी ही थी जैसे होनी चाहिए थी, लेकिन खुशबू के साथ किसी धातु जैसी गंध भी थी। और तो और उसकी पंखुड़ियां किसी आम गुलाब की पंखुड़ियों से ज्यादा मोटी थी। तभी एक कौवा मेरे सर के ऊपर से गुजरा। मैं एकदम से घबरा गया और घबराहट में मैंने गुलाब को छुआ। लाल पंखुड़ियां मेरी मुट्ठी में आ गई, लेकिन मुझे काफी अजीब महसूस हुआ। मेरा हाथ फिसलना और चिपचिपा हो गया। मैंने हाथ खोला तो मेरे हथेली लाल हो चुकी थी। लाल रंग ऐसे मेरे हाथ पर फैल गया जैसे मैंने किसी का खून कर दिया। मैं घर के अंदर वापस आ गया और किचन के सिंक में अपना हाथ धोने लगा। मेरा दिमाग इतना कंफ्यूज हो गया था, आखिर एक फूल के अंदर खून कैसे आ सकता है? वो लिक्विड खून के अलावा और किसी चीज की जैसा नहीं लग रहा था। अचानक मुझसे बेसमेंट से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने अपना हाथ साफ किया और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। मैं जानना चाहता था कि आवाज कहाँ से आ रही। सीढ़ियों से नीचे एक छोटा सा कमरा था, बेसमेंट से भी छोटा। मैंने आसपास देखा। जिस चीज ने मेरी नजर और मेरे फोन की रोशनी को खींचा वो एक मेटल का बड़ा सा दरवाजा था। मैंने अपना कान उस दरवाजे पर लगाया और फिर मुझे किसी के सिसकने की आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज और तेज थी। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ गलत होने का संकेत मिला। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरा दिल ने गवाही नहीं दी। मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से गुलाबी रंग की रोशनी बाहर आई। मैंने फौरन अपने फोन की टॉर्च बंद कर दी। आखिर एक बूढ़ी औरत बेसमेंट के अंदर इस तरह की लाइट्स क्यों लगाएगी? लेकिन जैसे ही मैंने कमरे के दूसरे हिस्से पर ध्यान दिया, मैंने कुछ और ही देखा। पिंजरे, वो सब एक के बाद एक लगे हुए थे। सभी पुराने और जंग लगे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे से मैं अंदर आया था। मैं शांत खड़ा रहा और जब मैंने कोई आवाज नहीं सुनी तो मैंने फोन की टॉर्च चलाई। पिंजरे के पीछे किसी की आंखें मेरी तरफ देख रही थी। मैं एक पिंजरे के करीब गया और मैंने अपने फोन की लाइट से अंदर देखने की कोशिश की। जो भी उसके अंदर था वो एक डरे हुए जानवर की तरह सिमट कर बैठ गया। मैंने उसे और गौर से देखा। वो एक छोटा बच्चा था जो पिंजरे के कोने में बैठा हुआ था और बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से मुझे देख रहा था। ओह माय गॉड! मैं पिंजरे को खोलने के लिए जल्दी से भागा। एक बड़े जंग खाए ताले ने मेरा अंदर जाना मुश्किल कर दिया। मैंने फौरन अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और उस ताले को खोलने की कोशिश करता रहा। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने उस बच्चे को बाहर आने का इशारा किया। आओ, तुम यहाँ से बाहर निकालो। वो बच्चा वहां से नहीं हिला। उसने कमजोर और भारी आवाज में कहा, अगर उसने मुझे देख लिया तो वो नहीं देख पाएगी। अब चलो। उस बच्चे ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मेरा मन उल्टी करने जैसा हो गया। घुटनों से उसकी टांगे कटी हुई थी। मैंने बाकी सब पिंजरे भी देखने शुरू कर दिए। मुझे वहां 3 और बच्चे मिले। हर बच्चे के शरीर का कोई ना कोई अंग कटा हुआ था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। वो किताबें, उन किताबों के शीर्षक में मुझे एक शब्द समाने लगा, मांसभक्षी। वो सभी किताबें मांसभक्षी पौधों पर थी। मिसेस डोनोवन उन पौधों को बच्चों का मांस खिला रही थी, इसलिए वो गुलाब इतने लाल थे और उनके अंदर खून भरा हुआ था। मैं वापस उस बच्चे की तरफ मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? नोआ। नोआ, तुम यहाँ कितने टाइम से कैद हो? मुझे ये नहीं पता। जब मैं पार्क में खेल रहा था तो उसने मुझे कैंडीज दी और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ था। मैंने 911 पर फोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया। मैं उन बच्चों को ऊपर ले जाने ही वाला था जब मैंने गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनी। मैं भागकर ऊपर गया तो मिसेस डोनोवन मुख्य द्वार से अंदर आ रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। मैंने ये सोचकर अपनी कंकभी दबा ली कि एक छोटा बच्चा कितनी आसानी से उसके अंदर आ सकता है। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तो सब कुछ कैसा गया? मैंने अपने चेहरे पर सबसे बढ़िया झूठी मुस्कान रखते हुए जवाब दिया, सब कुछ बहुत बढ़िया था। मैंने पौधों को पानी दिया और बाकी सब कर दिया जो आपने कहा। वेल, तुम्हारे इस प्रयास की सराहना करती हूँ। शायद मैं बाद में तुम्हें दोबारा फोन करूँ। क्या अंतिम संस्कार ठीक से हो गया? हाँ, मैं थोड़ा वक्त अकेला बिताना चाहती हूँ। तुम तो जानते ही हो, है ना? तुमने मेरे घर पर पुलिस बुलाई? मैं चुप रहा। पुलिस अंदर आई और न्याय किया गया। उन्हें बेसमेंट में बच्चे बंधे हुए हालत में मिले और एक बच्चा सूटकेस में भी। किस्मत से उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी सभी बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया और मुझे नोआ से हॉस्पिटल में जाकर मिलने का मौका मिला। मिसेस डोनोवन को खराब दिमागी हालत के चलते मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। उस बगीचे को पुलिस ने जला दिया। आस पड़ोस के लोगों को जब भी पता चला कि मिसेस डोनोवन मांसभक्षी पौधे पाल रही थी तो वो बहुत हैरान हुए। किसी को शक हो सकता था कि एक कमजोर बूढ़ी औरत के पीछे एक शैतान भी हो सकता है। ये बात सोचकर कि उस औरत ने इस बच्चे को सिर्फ इसलिए काटा
ताकि वो उनका मांस और खून राक्षस पौधों को खिला सके, आज भी मुझे रात में जगा देता है।